नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है इशू द चीफ गेमिंग में एक और भूतिया कहानी के साथ। पिछले वीडियो के लाइक्स और व्यूज़ देख के ये मुझे समझ में आ गया है कि आपको भूतिया कहानियाँ काफ़ी अच्छी लग रही हैं। इसलिए लीजिए, आज मैं फिर आया हूँ आपके लिए एक रहस्यमयी और डरावनी कहानी लेके। इस कहानी को आप हेडफोन्स लगा के सुनिएगा ताकि आपका एक्सपीरियंस और ज़्यादा अच्छा हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है दिल्ली के नेशनल हाईवे 10 की, जहाँ पे विप्लव, एक 24 साल का युवक, हाईवे पे रेलवे स्टेशन पे खड़ा था। रात के 12 बज रहे थे तो कोई ऑटो मिल नहीं रहा था और विप्लव काफ़ी परेशान था। उसे दूर दूर तक कोई भी गाड़ी नहीं दिख रही थी। सर्दी का मौसम था तो ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। वो सोच रहा था कि गलती कर दी उसने यहाँ आके। दिन में आता तो कम से कम थोड़ी चहल पहल रहती तो इतनी ठंडक या इतनी घबराहट ना होती। वो ऐसे ही घबरा रहा था, तभी उसने दूर देखा कि एक ऑटो उसकी तरफ आ रहा था। उसकी सांस में सांस आई कि चलो, कोई तो ऑटो मिला। थोड़े पैसे ज़्यादा ले लेगा तब भी इसी से चला जाऊंगा, वरना इतनी रात में कौन यहाँ मरेगा। विप्लव ने हाथ दिखाकर उस ऑटो वाले को वहीं रोका और उससे पूछा, भैया कितने पैसे लगेंगे? उस ऑटो वाले ने बिना उसकी तरफ मुड़े एक धीमी सी आवाज़ में जवाब दिया, 5,000 रुपये लगेंगे। आना है तो आओ, नहीं तो मैं चला। विप्लव 5,000 रुपये सुन के घबरा गया, क्योंकि 5,000 रुपये तो उसके पास भी नहीं थे। आखिर इतनी रात में 12 बजे कौन इतने पैसे लेके घूमेगा। उसने बोला, अरे सही सही लगाओ, 5 ही किलोमीटर तो जाना है, 100-200 में बात ख़त्म करो, 5,000 रुपये क्यों? ऑटो वाले ने बिना उसकी सुने इतना ही कहा, आना है तो आइए, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। विप्लव का बहुत मन था कि वो इसी ऑटो से जाए, लेकिन इतने पैसे ना होने के कारण उसने ऑटो वाले से इतना कहा, भैया आप तो लूट रहे हो। देख ली दिल्ली, 5 किलोमीटर के लिए 5,000 रुपये। हमारे गांव में तो 20 रुपये लेके ही चल देते हैं। मैं नहीं आ रहा, आप जाइए। ऑटो वाला बिना कुछ सुने वहाँ से चला गया। विप्लव के पास करीब 500 रुपये थे, लेकिन उसको पता नहीं क्यों अपने ही अंदर एक गरीबी लग रही थी। आखिर इतनी रात में उसके पास एक ऑटो हायर करने के भी पैसे नहीं थे, और कोई ऑटो दिख भी कहाँ रहा था उसे। उसने पूरी तरह से उम्मीद हार दी थी कि इतनी रात में अब कौन सा ऑटो आएगा रेलवे स्टेशन पे। करीब आधे घंटे बाद उसने देखा कि एक और ऑटो उसकी तरफ आ रहा था। उसका मन जैसे मानो फूल उठा। वो खुशी के मारे फूला न समाया। जल्दी से वो ऑटो की तरफ भागा। उसको बस अब घर जाना था। लेकिन जैसे ही ऑटो के पास गया, उसकी मुस्कान हट गई। उसने देखा कि ये तो वही ऑटो वाला था जो अभी आधे घंटे पहले 5 किलोमीटर के लिए 5,000 रुपये मांग रहा था। विप्लव उसको इग्नोर करते हुए वापस अपनी जगह पे आ गया। इस बार ऑटो वाला खुद उसके पास आया और बोला, साहब जी कहाँ जाना है? विप्लव ने बोला, अरे तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम मुझे जानते ही नहीं हो। अभी आधे घंटे पहले तुमने 5 किलोमीटर के लिए 5,000 रुपये मांगे थे और मैंने मना कर दिया था। जाओ, तुम फिर से 5,000 रुपये ही मांगोगे और मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं, इसलिए मैं नहीं दे सकता तुमको। जाओ भाई। ऑटो वाले ने मुस्कुरा कर कहा, अरे वो तो मैं मजाक कर रहा था साहब जी, जो मर्जी हो वो दे देना। मैं कौन सा कहीं पे करोड़पति बनने जा रहा हूँ, अपना मामला है, 100 रुपये में काम चला लेते हैं। अब विप्लव के अंदर थोड़ा सा शक जागा कि अभी ये 5,000 रुपये मांग रहा था और अब ये 100 रुपये पे आ गया। लेकिन घर जाने की बेसब्री थी, इसलिए वो ऑटो में बैठ गया और ऑटो वाला चलने लगा। बहुत ठंड थी
इसलिए विप्लव ने सोचा कि चलो एक सिगरेट पी ली जाए, कम से कम थोड़ी सी गर्मी आएगी शरीर में। इतना उसने सोचा ही था कि तभी ऑटो वाला बोला, सर जी, ऑटो में सिगरेट ना पीना, गलत बात होती है। ये सुन के विप्लव के रोंगटे खड़े हो गए कि अभी तो उसने ये बस सोचा ही था, लेकिन ऑटो वाले को कैसे पता चल गया कि वो सिगरेट पीने की सोच रहा है। उसने तुरंत ऑटो वाले से पूछा, तुमको कैसे पता कि मैं ये सोच रहा था? ऑटो वाले ने कहा, साहब जी, इतनी सर्दी में अगर कोई आदमी आराम से ऐसे ही चुपचाप बैठा है तो या तो उसको एक कंबल चाहिए और या तो एक सिगरेट। यहाँ पे कंबल तो है नहीं, तो आप सिगरेट ही पीते ना। अब विप्लव के अंदर का शक कम हुआ कि अरे वाह, ये तो काफ़ी चालाक आदमी है। रास्ते में एक जगह पे अचानक ऑटो रुक गया। विप्लव ने कहा, चलो भाई, बहुत ठंडी है, जल्दी से छोड़ दो मुझे। ऑटो वाले ने कहा, साहब जी, हम भी घर ही जाना चाहते हैं, लेकिन ये साली ऑटो ख़राब हो गई है, 5 मिनट रुकिए, मैं अभी बनाता हूँ। और ऑटो वाला कहीं चला गया। विप्लव ने सोचा ये कहाँ गया है, तो विप्लव भी उसके पीछे पीछे गया तो देखा वो ज़रा टॉयलेट गया था। विप्लव वापस आ ही रहा था कि तभी उसके ऊपर कुछ जंगली कुत्तों ने हमला कर दिया। विप्लव चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन कोई उसको बचाने नहीं आया। और तभी उसने एक आवाज़ सुनी और आवाज़ की तरफ देखा तो देखा कि ऑटो वाला अपना ऑटो लेके चला गया और विप्लव को वहीं कुत्तों के साथ छोड़ दिया। विप्लव के अंदर जैसे गुस्सा, डर और दर्द, ये तीनों एक साथ चल उठे, लेकिन करता भी तो क्या। उन कुत्तों ने उसे इतना नोचा कि वो बेहोश हो गया। जब आँख खुली तो वो एक बिस्तर पे पड़ा हुआ था और वो बिस्तर उसका नहीं था, वो किसी और के घर में था। छोटा सा घर था और मालूम पड़ता था कि घर में ये एक अकेला ही बिस्तर था जिस पे विप्लव लेटा हुआ था। उसने सोचा कि वहाँ तो कोई नहीं था और रात के 12 बजे आता भी कौन, तो मुझे यहाँ पे कौन लाया, और इतना नोचने के बाद भी मैं ज़िंदा कैसे बचा। तभी उसने देखा कि दरवाज़ा खुला और उसके अंदर वही ऑटो वाला आया। विप्लव ने बोला, तुम कैसे आ गए? तुमने तो कल मुझे छोड़ के अपना ऑटो लेके भाग गए थे, तो फिर वापस कैसे आए? ऑटो वाले ने कहा, साहब जी, आपके ऊपर 5 जंगली कुत्तों ने हमला किया था। अगर मैं अकेला भिड़ने जाता तो मैं भी नहीं बचता, इसलिए मैं ऑटो लेके अपने साथियों को बुलाने गया था, तभी हम लोग आपको बचा पाए, वरना आपका तो काम तमाम हो जाना था कल ही। ये सुन के विप्लव के अंदर बहुत ही ज़्यादा सद्भावना आई। उसने सोचा कि चलो, अभी भी इस ज़माने में कहीं भलाई बसी है, इंसानियत रहती है। अगर ये ऑटो वाला ना होता तो मैं आज ज़िंदा ना बचता। अपने आप को ही गाली देने लगा विप्लव कि उसने उन कुत्तों के नोचे जाने के अंदर ही अंदर क्या क्या सोच डाला था उस ऑटो वाले के बारे में, कितना बुरा बोला था उस ऑटो वाले को, लेकिन फिर भी उसने उसकी कितनी मदद करी। विप्लव ये सब सोच ही रहा था कि तभी वो ऑटो वाला डॉक्टर के साथ आया। डॉक्टर ने उसका चेकअप किया और कुछ दवाइयाँ लिख दी और ऑटो वाला तुरंत उन दवाइयों को ले आया और फिर किचन में जाके विप्लव के लिए खाना लाया और कहा, साहब जी, ये खाना खा लो और ये दवाई भी खा लेना। डॉक्टर ने कहा है 24 घंटे के अंदर आप ठीक हो जाओगे। विप्लव के पास शब्द नहीं थे। आखिर कोई इतना भला कैसे हो सकता है? उसके अंदर की सारी चिंता चली गई। फिर विप्लव उठा और आराम से खाना खाने ही वाला था कि तभी सामने वाले कमरे के अंदर लगी हुई एक तस्वीर पर उसकी नज़र पड़ी और जैसे ही उसने उस तस्वीर को देखा उसके होश उड़ गए। उस तस्वीर में वही ऑटो वाला था, लेकिन हैरानी की बात यह थी
कि उस तस्वीर पे हार चढ़ा हुआ था। विप्लव ने तुरंत चिल्लाना शुरू किया, ऑटो वाले, ओ ऑटो वाले, यहाँ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन कोई वहाँ नहीं आया। विप्लव ने उठने की कोशिश करी तो देखा कि उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। वो अपने आप में सोचने लगा, अभी 5 मिनट पहले तो ये बंधे नहीं थे, लेकिन अब ये कैसे हो गया। और तभी वो जिस बेड पे लेटा हुआ था उसके नीचे से एक आदमी निकला और बोला, बस 24 घंटे और 24 घंटे में तुम्हारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी, क्योंकि 24 घंटों में मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, हमेशा के लिए। विप्लव के पास अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची हुई थी। उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया, नहीं, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, आखिर क्यों कर रहे हो तुम ऐसा, मैं तो तुमको जानता तक नहीं। लेकिन उस आदमी ने बिना कुछ सुने वापस उसी बेड के नीचे चला गया और फिर एक अजीब सा सन्नाटा विप्लव के चारों ओर फैल गया। करीब 2 घंटे तक विप्लव ऐसे ही तड़पता रहा। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। उसके बाद अचानक वो ऑटो वाला अंदर आया और बोला, साहब जी, कोई तकलीफ़ तो नहीं है। विप्लव ने डरते डरते उससे कहा, भाई कौन हो तुम, मैंने क्या गलती करी है, मेरे साथ क्यों कर रहे हो तुम ऐसा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं हूँ, आखिर क्यों कर रहे हो ऐसा। और तभी उस ऑटो वाले की आंखों से आंसू निकलने लगे और फिर एकदम से वो गुस्से में बोला, तुम मुझे नहीं जानते, इतनी जल्दी भूल गए मुझे। याद कर वो एक्सीडेंट, याद कर मेरी गलती ना होने के बाद भी तूने मुझे मारा था, याद कर। विप्लव को कुछ याद नहीं आ रहा था। करीब 4 घंटे बीत चुके थे। उसने बहुत याद करने की कोशिश करी, तब उसको याद आया, आज से करीब 3 साल पहले इसी हाईवे पे जिस पे वो आज खड़ा हुआ था, वहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ था। उस एक्सीडेंट में उस टैक्सी वाले को सब लोगों ने घेर लिया था। सबका कहना था कि उसने एक बूढ़े इंसान को गाड़ी से मारने की कोशिश करी थी। एक्सीडेंट होने के करीब 1 घंटे बाद वहाँ विप्लव आया था। उसको उस मामले के बारे में कुछ भी पता नहीं था, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब ना पता होने के बावजूद भी सबको मारते हुए देख के वो भी जोश में आ गया और जोश में उसने भी ऑटो वाले को खूब मारा और पूरी पब्लिक ने उस ऑटो वाले को इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। हालांकि सचमुच में उसकी गलती नहीं थी। ये सब विप्लव याद ही कर रहा था। तभी उस ऑटो वाले ने उससे बोला, हाँ, वही ऑटो वाला हूं मैं। उस दिन तो जोश में आके बड़ा मार रहा था, आज अपना गुस्सा दिखा। विप्लव ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बिना कुछ समझे तुमको मारा था, मुझे माफ़ कर दो, मेरी फैमिली है, मुझे छोड़ दो, आइंदा मैं कभी कुछ ऐसा नहीं करूँगा। ये सुनने के बाद वो ऑटो वाला बोला, इसी तरह मैं भी उस दिन तड़पा था। मैंने भी उसी दिन आपसे यही गिड़गिड़ा के बोला था कि मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे जाने दो। उस रात मैं अपने घर नहीं जा पाया और आज तू अपने घर नहीं जाएगा। मेरी फैमिली सड़क पे आ गई है और अब तेरी भी आएगी। भुगतेगा तू और सब भुगतेंगे जिन्होंने तेरी तरह मुझे मारा था। इतना कह के उस ऑटो वाले ने
विप्लव के हाथ की नसें अपने चाकू से काट दी। विप्लव चिल्लाता रहा, लेकिन चिल्लाता भी कब तक। धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। सब कुछ धुंधला धुंधला दिखने लगा और देखते ही देखते विप्लव बेहोश हो गया। जब आंखें खोली तो देखा कि 24 घंटे में बस 1 घंटा ही बचा था। लेकिन अब विप्लव को कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। शायद खून इतना बह चुका था कि हाथ भी नम पड़ गए थे। विप्लव ने उठने की कोशिश करी, लेकिन इतना खून बह चुका था कि अब वो चल फिर नहीं पा रहा था। अपने आप को विकलांग समझ रहा था विप्लव। कुछ ना कर पाया। वो ऑटो वाला थोड़ी देर में आया और बोला, चलो साहब जी, आखिरी बार ऑटो में सफर करने का वक्त आ गया। इस बार नर्क में चलेंगे। इतना कह के वो ऑटो वाला विप्लव को घसीट घसीट के अपने ऑटो में रख गया और वहां पे उसको रख दिया। विप्लव को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अब मौत चाहता था। अब उससे और तड़पा नहीं जा रहा था। वो ऑटो लेके पता नहीं वो ऑटो वाला कहाँ चल रहा था। विप्लव के अंदर पता नहीं कहाँ से एक ख्याल आ गया कि अब तो मर जाना ही ज़्यादा अच्छा है। वो ऑटो से कूद गया और घिसटते घिसटते पता नहीं कहाँ चल रहा था। और तभी उसकी तरफ एक रोशनी आई। जब ध्यान से देखा तो वो रोशनी उस ऑटो की थी और वो ऑटो वाला खुशी खुशी आया और विप्लव के ऊपर से ऑटो चढ़ाकर ले गया। आज तक विप्लव की लाश भी नहीं मिली है। विप्लव के घर वाले अब सड़क पे आ गए हैं क्योंकि विप्लव ही था जो कमाता था। कोई नहीं जानता विप्लव कहाँ है, लेकिन आप जानते हैं। वो ऑटो वाला अभी भी उनको ढूंढ रहा है जिन्होंने उस दिन उनको मारा था। समझ के रहिएगा, अगर कभी आपको ऐसी कोई सिचुएशन मिले जहाँ पे आपको पूरी बात ना पता हो, तो थोड़ी सी ही बात जान के किसी को मारने ना निकलिएगा। हो सकता है कि उसकी गलती ना हो और ऐसे इंसानों की मौत भी आपके लिए आपकी मौत साबित हो सकती है। सावधान रहें, सतर्क रहें। आज की कहानी के लिए इतना ही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में एक ऐसी ही रहस्यमयी और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, स्टे सेफ, स्टे होम।